तो अभी तक हम लोगों ने जो भी अपनी फोर्स की कैलकुलेशन करी है ये कहाँ किया है? किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स की कैलकुलेशन एक ऐसी फील्ड में जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, लिखिए फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हालांकि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो वो स्टार्टिंग में ही क्या लिखा था, एक जो छोटा सा फोर्स है वो करंट आई टाइम्स ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। और यहां पर एफ नेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेकर आ पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला पाएंगे। अब एफ नेट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ आई टाइम्स ऑफ डीएल क्रॉस बी। आपको बकायदा इंटीग्रेट करके ही अपना आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलिए आइए बनाते हैं एक छोटा सा सवाल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जैसे ये हमारे पास है क्या, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, के कैप के लॉन्ग, के कैप मतलब क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू बी नॉट वाई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आप वाई एक्सिस में जैसे 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 ऊपर जाएंगे वैसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू बी नॉट वाई का मतलब क्या, y जीरो डालिए ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो। y की वैल्यू 1 डालिए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, y की वैल्यू 2 डालिए मैग्नेटिक फील्ड 2 बी नॉट। यानी y एक्सिस के लॉन्ग जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, इस बढ़ती हुई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, इसमें फ्लो होने वाला करंट I है। ठीक है, चलिए इस वायर का कुछ नाम निकाल देते हैं। वायर का नाम है ए बी। बी बी में कंफ्यूजन होगा, चलिए वायर का नाम निकाल देते हैं पी क्यू। तो हमें इस वायर पी क्यू पर फोर्स निकालना है। वायर पी क्यू पर क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या किया जाए, पी क्यू की लेंथ L है, पी क्यू की लेंथ क्या है, पी क्यू की लेंथ L। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इज इक्वल टू बी नॉट वाई के कैप। ठीक है, चलिए तो क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि यहां से चलते हैं x डिस्टेंस ऊपर और वायर पर एक कट लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी x नहीं, यहां से चलते हैं y डिस्टेंस ऊपर और एक कट लगा देते हैं। ठीक, फिर से इसी ऑरिजिन से y प्लस डी वाई डिस्टेंस ऊपर जाते हैं। यानी एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस छोटे से लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ है डी वाई। एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ये एक छोटा सा एलिमेंट, ये एक छोटा सा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डी वाई। इस डी वाई लेंथ के एलिमेंट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर का। तो इस छोटे से डी वाई एलिमेंट पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा, डीएफ। वो डीएफ क्या होगा, तो वो डीएफ होगा इसमें फ्लो होने वाला करंट आई, ये इसका लेंथ छोटा सा डी वाई, और इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये यहां से y डिस्टेंस ऊपर है, y डिस्टेंस ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट वाई के बराबर। आई बात समझ, ठीक है। तो एक छोटे से एलिमेंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स ये है, इस छोटे से फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, तो करंट के लॉन्ग फिंगर अलाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, थंब कहां रहा है, इधर। तो इस पर ये एक छोटा सा डीएफ फोर्स इस दिशा में। ठीक है, ऐसे जितने भी छोटे 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 सेगमेंट होंगे सब पर ऐसा ही छोटा 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 डीएफ फोर्स आ रहा होगा। हाँ, इस पर ये डीएफ फोर्स थोड़ा बड़ा दिखा देंगे, यहां पे वही डीएफ फोर्स और छोटा है। ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर हो रहा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हमें तो नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, तो ऐसे सारे डीएफ 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 फोर्सेस को जोड़ना पड़ेगा। कहां से कहां तक जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 0 से लेंथ L तक।
तो ये टोटल फोर्स F आ जाएगा। तो F क्या हो गया, I बाहर, B नॉट बाहर, y dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे 0 से L, दिस इज B नॉट I L स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास आ गया F नेट, ये क्या आ गया F नेट। ठीक है, तो इस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से क्या होगा बताइए। ये जो रॉड है, तो इस रॉड के एंड Q पर सबसे बड़ा फोर्स है और एंड P पे तो फोर्स ही नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है, तो ये रॉड घूमेगा, ऐसा घूमेगा ना, घूम जाएगा। यदि ये रॉड घूम जाएगा तो फिर आप मुझे टॉर्क बता दीजिए। इसी में दूसरा सवाल क्या है, फाइंड टॉर्क अबाउट P, मतलब पॉइंट P के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो P के अबाउट टॉर्क बताइए। चलिए, तो इस छोटे से फोर्स की वजह से, ये जो एक छोटा सा फोर्स है, इस छोटे से फोर्स की वजह से पॉइंट P के अबाउट एक छोटा सा टॉर्क आएगा। ये जो छोटा सा फोर्स DF है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ये पॉइंट O से परपेंडिकुलर सेपरेशन ये रहा y, तो इस छोटे से DF फोर्स का एक छोटा सा टॉर्क d टाउ दैट इज इक्वल टू y इंटू DF होगा। कितना होगा, y इंटू DF होगा। चलिए देख लेते हैं, तो ये y ठीक है, और DF क्या होगा, तो DF इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था कि करंट I B नॉट इंटू y इंटू डी वाई। ये है छोटा सा फोर्स DF और ये परपेंडिकुलर सेपरेशन y। ऐसे जितने भी फोर्सेस होंगे तो सबको ही पॉइंट O के अबाउट सेम सेंस में टॉर्क बना रहे हैं, तो सबके टॉर्क को क्या करना होगा, जोड़ेंगे 0 से L तक। तो ये B नॉट बाहर, I बाहर, इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर डी वाई का 0 से L तक। तो दिस इज B नॉट इंटू I इंटू L क्यूब बाई 3 इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट P। समझ गए। तो जो अगला एग्जाम्पल है हमारा, वो ऐसा है कि यहाँ पर एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो I1 है, और एक दूसरा हॉरिजॉन्टल वायर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वायर की लेंथ L है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, I2 है। हमें इन दोनों वायर्स के बीच में काम करने वाले फोर्स की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी आप सीधा फोर्स का फॉर्मूला तो नहीं लगा देंगे ना, BL sin थीटा, क्यों नहीं लगा देंगे, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। इन सभी पोजीशंस पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग वैल्यू का है। क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कुछ और है, यहां से डिस्टेंस कुछ और है, यहां से डिस्टेंस कुछ और है, यहां से डिस्टेंस कुछ और है। तो ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है या नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो फिर से हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक काम कीजिए, यहां से x डिस्टेंस आगे आइए, x डिस्टेंस आगे आकर के वायर पर लगा दीजिए कट, ऐसा। ठीक है, फिर से इसी वायर से x प्लस dx डिस्टेंस आगे आइए, यानी एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dx। इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर, करंट ऐसा, तो dl क्रॉस b इस वायर पर काम करने वाला जो छोटा सा फोर्स है df वो इस दिशा में। ठीक है, जो छोटा सा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, तो ये जो छोटा सा फोर्स है वो df इस डायरेक्शन में। तो इस छोटे से फोर्स df को लिखें, तो ये जो छोटा सा फोर्स है df वो करंट I2 इंटू इसकी छोटी सी लेंथ dx इंटू इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x के बराबर है। ओके, चलिए ऐसे जितने भी दूसरे छोटे छोटे dx 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 एलिमेंट होंगे, सब पर ऐसा ही df 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 फोर्स काम कर रहा होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहां से कहां तक के लिए, तो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा a पर, आखिरी एलिमेंट मिलेगा a प्लस l पर। पहला एलिमेंट कहां मिलेगा, यहां, आखिरी एलिमेंट कहां मिलेगा, यहां।
तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए। एफ नेट कितना हो गया? एफ नेट हो गया ये म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, बाई 2 पाई बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो गया? dx बाई एक्स का। कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर के a प्लस एल तक। तो ये जो हमारे पास एफ नेट आ चुका है, ये है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, कहाँ से कहाँ? a से लेकर के a प्लस एल। तो ये जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln a प्लस एल बाई a। ln a माइनस ln b इज ln a बाई b होता है। ओके चलिए, इतना समझ आ गया ना? ठीक है। तो इसमें तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड का अगला सवाल कुछ ऐसा है कि यहां पर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ये क्रॉस साइन का मतलब जो करंट है वो ऐसे प्लेन में अंदर जा रहा है। कितना करंट है? करंट है I1। एक दूसरा करंट कैरिंग वायर ये रहा जिसमें करंट है I2, और इस दूसरे करंट कैरिंग वायर की लेंथ कितनी है? लेंथ है L। हमें किस पर फोर्स निकालना है? मतलब दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम लोग ऑब्वियसली इस L लेंथ के वायर के ऊपर निकालेंगे, ठीक है ना? फोर्स किस पर निकालेंगे? इस L लेंथ के वायर के ऊपर। एक काम करते हैं, यहां से आ जाते हैं कुछ x डिस्टेंस दूर, और x डिस्टेंस दूर आकर एक छोटा सा कट लगाते हैं इस वायर के ऊपर, ठीक है? एक कट से तो पार पड़ेगा नहीं, तो एक काम कीजिए, x प्लस dx डिस्टेंस दूर आइए और दूसरा कट लगाइए। यानी ये एक छोटा सा लेंथ लिया है जिसका नाम है dx। इस छोटे से dx लेंथ में जो करंट है वो है I2, और इस पोजीशन पर ये जो dx हमारा लेंथ है, एलिमेंट है, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है वो निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्शन बता सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करना पड़ेगा I1 की दिशा में, I1 की दिशा में, ठीक है? ये I1 और ये हमारा एलिमेंट यहाँ है। तो इस पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 की वजह से, इस पोजीशन पर I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस दिशा में होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड B, ये लेट से ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, ठीक है? ऑलराइट, यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर से थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल फिर से थीटा। ये दोनों भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये R वेक्टर और B वेक्टर, ठीक है? तो इस छोटे से dx एलिमेंट पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा dF। उस dF की वैल्यू कितनी होगी? तो dF की वैल्यू होगी करंट I2 इंटू लेंथ dx इंटू इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला I इंटू डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, इंटू साइन थीटा। बताइए ये वाली बात सही है क्या? ये एक छोटे से dx लेंथ पर एक छोटा सा फोर्स है। फिर आप बोलेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर्स को dl की तरफ अलाइन कीजिए, कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, बस इतना ही कर्ल करना है। मैग्नेटिक फील्ड बस इधर है, थंब कहाँ आ रहा है? थंब आ रहा है प्लेन में अंदर। तो ये जो छोटा सा df फोर्स है वो प्लेन में अंदर है। ऐसे ही दूसरे जितने भी dx एलिमेंट होंगे सब पर ऐसा ही df फोर्स जो है वो प्लेन में अंदर काम कर रहा होगा। हमें क्या करना है? हमें तो टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। चलिए इसको एक बार थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लें कि दिस df इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये साइन थीटा क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास x dx अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है?
तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए इसी चीज को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, तो पहला एलिमेंट यहां, आखिरी एलिमेंट यहां, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से L, तो ये हमारे पास टोटल F आ जाएगा। ओके, तो ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है ये म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी ये पाई था, मैंने गलती से x लिख दिया है, ये पाई था, दिस इज 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 से L तक। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार किया है, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। ठीक है, चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं कि टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2x dx, r तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, दिस इज 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, x dx की जगह लिख सकते हैं t dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लिया था t स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इज ln t, यानी इंटीग्रेशन इज ln t की बजाय क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ठीक है। हाँ, यानी कि इसके लिए इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है दिस इज ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, 0 से लेकर के L तक हमें लिमिट डाल देना है। लीजिए भाई, हमारा आ चुका है फाइनल आंसर, वो क्या है, तो फाइनल आंसर इज कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ये म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, तो ठीक है। इसके लिए रिजल्ट आ चुका है हमारे पास ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट है 0 से L। ठीक है, फाइनल रिजल्ट मैं इधर लिख दूं, दिस इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई R, तो हाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये R रह जाएगा, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A बाई B। ठीक है, समझ गए। तो मैथमेटिकली थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब बात करने जा रहे हैं किसी करंट कैरिंग लूप के बारे में। लूप जो कहाँ रखा हुआ है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो चलिए आइए देखिए, ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक लूप है, कोई एक करंट कैरिंग लूप है। मान लेते हैं इस लूप में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I, और ये लूप कहाँ रखा हुआ है, तो लूप रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म सबका मतलब तो समझ गए ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, इस लूप पर कितना फोर्स काम कर रहा है, सबसे पहले फोर्स के बारे में बात किया जाए। ठीक है, चलिए फोर्स के लिए क्या कीजिए कि एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए यहां पर, ऐसा ये एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है। तो इस छोटे से डीएल एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा वो डीएफ ऐसा होगा। ठीक है, यही काम करता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब बताइएगा जरा डायरेक्शन कहां हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा करंट एलिमेंट था डीएल, ये डीएल एलिमेंट ऐसा,
मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो इस पर जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ ऐसे बाहर की तरफ है डीएफ। ठीक है, तो ये तो एक छोटे से डीएल एलिमेंट पर एक छोटा सा फोर्स है। ऐसे ही जितने दूसरे डीएल एलिमेंट होंगे, जैसे यहां पर एक दूसरा डीएल एलिमेंट आप ऐसा ले लीजिए, तो इस डीएल एलिमेंट पर फोर्स कहाँ होगा, डीएफ फोर्स ऐसा होगा। यदि यहां पर आपने कोई एक ऐसा डीएल एलिमेंट ले लिया होता, तो इस डीएल एलिमेंट पर फोर्स कहाँ होता, ये डीएफ फोर्स ऐसा होता। ठीक है, यदि मुझे नेट फोर्स निकालना है, क्या नेट, तो ऐसे जितने भी छोटे 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 डीएफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, यानी कि दिस इज आई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, बताइए भाई इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, ऐसे सारे डीएल 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 आप ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले वेक्टर के टेल से सबसे आखिरी वेक्टर का हेड कोइंसाइड हो जाएगा। सबसे पहले वेक्टर के टेल से सबसे आखिरी वेक्टर का हेड जुड़ गया, तो इंटीग्रेशन डीएल कितना हो गया, 0। यानी कि इस लूप पर जो नेट फोर्स है, इस लूप पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया। समझ गए? तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि कोई एक करंट कैरिंग लूप है, वो पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस करंट कैरिंग लूप पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूं कि एफ नेट ऑन करंट कैरिंग लूप in uniform magnetic field is always 0। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर हम लोग बना लेते हैं एक छोटा सा सवाल। सवाल ये है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन इट। ठीक है, तो नेट फोर्स लिखने में कोई समस्या है, बताइए एफ नेट कितना होगा, तो जवाब है नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एक लूप है, तो लूप जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एफ नेट तो 0 ही होगा। ओके, आइए टॉर्क निकालने के बारे में सोचते हैं। तो हाफ रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक बार के लिए बेसिक से हम लोग कर लेते हैं, फिर जो एंड रिजल्ट आएगा वो एंड रिजल्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार के लिए मैं बेसिक से आपको बताता हूं, सुनिएगा। तो हाफ रिंग में हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं उसका तो आइडिया है ही ना, कि यहां से एक काम कीजिए, थीटा एंगल ऊपर जाइए, यहां से थीटा एंगल ऊपर जाइए और एक कट लगाइए, फिर थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर जाइए, यही काम दूसरी साइड भी कीजिए, थीटा एंगल ऊपर जाइए, थीटा प्लस डी थीटा एंगल ऊपर जाइए। ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है डी थीटा, ये वाला एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने ऐसा लिया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा लिया है। ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ है r टाइम्स ऑफ डी थीटा के बराबर। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है r टाइम्स ऑफ डी थीटा के बराबर। ये ठीक है, चलिए इस छोटे से एलिमेंट पे, इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स काम कर रहा होगा वो किस दिशा में काम कर रहा होगा, तो ये dl ऐसा, यहां पे dl ऐसा, ये ऐसे, यहां पे dl ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो इस पर एक जो छोटा सा फोर्स काम कर रहा है वो df प्लेन के अंदर। ठीक है, यहां पे dl कैसा, dl ऐसा ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड कहां, इधर, तो dl क्रॉस b करने के लिए ये ऐसे dl की तरफ फिंगर अलाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, थंब कहां रहा है, बाहर, तो इस पर वही छोटा सा df फोर्स कहां, बाहर। एक पर फोर्स प्लेन में अंदर, दूसरे पर फोर्स बाहर, तो ये हाफ रिंग ऐसे घूमेगा, घूम जाएगा, यानी कि टॉर्क तो है, टॉर्क तो है। चलिए निकालते हैं टॉर्क। पहले ये बताइए कि इस df फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो जो df फोर्स की वैल्यू है उसके लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए होगा, तो ये dl एलिमेंट हो गया। हाँ जरा एंगल भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा,
और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर, मतलब ये डीएल एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो छोटा सा फोर्स है डीएफ, वो डीएफ फोर्स क्या होगा? करंट आई इंटू लेंथ, लेंथ है आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। इसको मैं फिर से लिखता हूं, आई इंटू आर इंटू बी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये तो एक छोटा सा फोर्स हो गया डीएफ। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एलिमेंट लिया है वो बेसिकली एलिमेंट एक फोर्स कपल बना रहा है, फोर्सेस, मतलब एक पर फोर्स प्लेन में अंदर, दूसरे पर फोर्स प्लेन में बाहर। तो यदि हमें दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन पता चल जाए तो टॉर्क लिख लेंगे। तो देखिए ये आर है रेडियस, ये एंगल थीटा है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस भी हो गया आर कॉस थीटा। तो इन दो छोटे छोटे फोर्सेस की वजह से एक छोटा सा टॉर्क आएगा डी टाउ। वो क्या होगा? तो वो होगा ये छोटा सा फोर्स डीएफ मल्टीप्लाइड विथ दोनों फोर्सेस के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन कितना है? वो सेपरेशन है 2r cos थीटा के बराबर। इसी को इंटीग्रेट और इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो हमारे पास नेट टॉर्क आ जाएगा। नेट टॉर्क के लिए फोर्स की वैल्यू डालिए, तो दिस इज b इंटू आई इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू 2r, तो ये 2 बाहर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसी को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए जरा। तो आपने दो दो फोर्सेस ले लिए हैं, ठीक है ना, दो दो फोर्सेस, तो इंटीग्रेशन की लिमिट, यस, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से पाई बाई 2 के लिए। चलिए भाई, तो टॉर्क इज इक्वल टू 2BIR स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो ये 2 मैं बाहर ही निकाल लूं, 2BIR स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन किसका? डी थीटा इंटू 1 इज डी थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 निपटा, तो टॉर्क इज BIR स्क्वायर, डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा, लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, दिस इज साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 निपट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा ऊपर, अपर लिमिट साइन पाई 0, लोअर लिमिट इज साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0, ये पूरा टर्म कितना आ गया? 0 आ गया। तो लीजिए भाई, टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क का हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, दिस इज BI पाई आर स्क्वायर बाई 2, BI पाई आर स्क्वायर बाई 2, BI पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए, ये रिजल्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ है, ठीक है, बिल्कुल टफ है, लेकिन हमारे लिए एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखाई दे रहा है बताइए? BI पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या है? एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या है? एरिया, एरिया, ठीक है। तो याद कीजिए, मैंने कभी ना कभी आपको बता रखा है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस करंट कैरिंग लूप को आप भूल जाइए। ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, इस करंट कैरिंग लूप को भूल जाइए, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, करंट कैरिंग लूप को भूल जाइए और भूल कर ले आइए एक बार मैग्नेट। क्या ले आइए? एक बार मैग्नेट। जिस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा N इंटू आई,
जिस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, एन आई ए के बराबर, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट और ए इसका एरिया। ठीक है। अब देखिए, आप फिंगर अपना ऐसा घुमाएंगे तो थंब इधर की तरफ आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस लूप से निकल रही होगी वो प्लेन में अंदर जा रही होगी। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है उसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस लूप को हटाकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक बार मैग्नेट लेकर आने की। जिस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो नॉर्थ पोल प्लेन के अंदर होगा और साउथ पोल प्लेन के बाहर होगा। और इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो करंट आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बार मैग्नेट कहां रखा हुआ है? तो बार मैग्नेट रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सच दैट ये बार मैग्नेट रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सच दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। तो कोई बार मैग्नेट यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर काम करता है एक टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, टॉर्क इज m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा होता है ना। तो थीटा भी कितना है? 90। m क्या है? m हो गया आपका I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, मैग्नेटिक फील्ड है B, खत्म। ठीक है, आ गया आंसर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार इतना एलिमेंट लीजिए और बिल्कुल बेसिक से इंटीग्रेट कीजिए। आप तो सीधा एंड रिजल्ट याद कीजिए कि जो यदि आपको किसी करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए उस लूप को हटा दीजिए, लूप को भूल जाइए, लूप को भूल कर ले आइए एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एन आई ए, और इस पर काम करने वाला टॉर्क इज m इंटू बी इंटू साइन थीटा या फिर m क्रॉस बी। ठीक है, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप इसे अपना मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं। और ये तो था हमारा मेथड नंबर 1 जो कि बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने निकाल लिया है। एक आधा सवाल और बनाते हैं। जैसे मैं ऐसा आपसे पूछ लूं कि ऐसा मैं आपसे पूछ लूं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये चलिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, नंबर ऑफ टर्न्स है N, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड है L। ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड क्या है? L। ठीक है, और इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऐसा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा एग्जिस्ट करता है? ऐसा। फाइंड एफ नेट, दूसरा टॉर्क नेट ऑन लूप। इस लूप पर एफ नेट और टॉर्क नेट बताइए। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स N। चलिए अगला सवाल ये है कि हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, मैग्नेटिक फील्ड B है। पहले पूछा क्या गया था? पूछा गया है एफ नेट बताओ। तो एफ नेट कितना होगा? 0। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एफ नेट 0 है। ठीक है, लूप है। दूसरा, टॉर्क निकालने के लिए आपको कोई एलिमेंट नहीं लेना है, आपको बस इस इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी करंट कैरिंग लूप को हटाकर एक बार मैग्नेट लेकर आना है। बार मैग्नेट कैसा रखेंगे? तो बार मैग्नेट ऐसा रखेंगे कि करंट के अलोंग आपने फिंगर को कर्ल किया, थंब कहां गया? बाहर, बाहर आया ना, बाहर आया ना, यानी कि इसको हटाकर आप एक बार मैग्नेट जो लेकर आएंगे तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे बाहर है, साउथ पोल अंदर है, और इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट I इनटू एरिया इस लूप का, इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया इज हाफ बेस इज कितना? L। हाइट कितना? तो ये L cos 60, L sin 60, यानी √3L/2। ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू N इंटू I √3L² बाई 4। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है?
मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा कितना है 90। तो टॉर्क क्या हो गया बताइए, टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, थीटा अभी के लिए कितना है 90 है, तो टॉर्क इज इक्वल टू m की जगह लिखेंगे ni√3l²/4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड b साइन 90 हो गया 1, बस यही हमारा आंसर। चलिए इसको हम लोग प्रॉपरली डिराइव करते हैं, ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है भी, तो हेडिंग डालिए, लिखिए टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सुनिए, ऐसा है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर, ये मैग्नेट साउथ पोल इधर, और इस रीजन में एक बार के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड आप मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक ऐसा लूप पड़ा हुआ है। लूप की थोड़ी मैं ओरिएंटेशन आपको समझा देता हूं एक बार के लिए। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ठीक है। ये जो लूप है, ये लूप ऐसा नहीं रखा हुआ है, ये लूप थोड़ा सा ऐसा रखा हुआ है, ऐसा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो ये लूप उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्लेन में नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा। जैसे ये वाली साइड जो है ये ऐसे आपकी तरफ आ रही है और ये वाली साइड ऐसे मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये लूप मैंने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। इसका नाम निकाल लेते हैं लूप का, कि लूप का नाम है ए बी सी और डी। ये जो ए बी है, इस ए बी की लेंथ एल मान लीजिए, ये जो सी डी है, सी डी की लेंथ आप बी मान लीजिए, ठीक है। यहां पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट ऐसा है, करंट ऐसा है, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। तो इस लूप का एरिया वेक्टर कहां पर होगा, एरिया वेक्टर के लिए आप अपने फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसा, थंब आएगा ऐसा, फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसा, थंब इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इधर कहीं, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समझ गए ओरिएंटेशन कैसा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये करंट कैरिंग लूप है हमारा, कहां पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक। सुनिएगा जरा, फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, कि ये जो हमारा ए बी सेगमेंट है, इस ए बी सेगमेंट पर फोर्स कहां काम कर रहा होगा। तो आप ऐसे करंट ए से बी की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर्ल कीजिए, थंब कहां आ गया, ऊपर। तो इस ए बी सेगमेंट पर, इस ए बी सेगमेंट पर जो फोर्स है वो फोर्स ऊपर की तरफ, ए बी सेगमेंट पर जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सी डी सेगमेंट पर फोर्स कहां होगा, सी से डी की तरफ करंट, सी से डी की तरफ फिंगर लाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, थंब कहां आ गया, नीचे। तो इस पर फोर्स कहां है, नीचे, ठीक है। क्या, सी से डी की तरफ करंट ऐसे लाइन कीजिए, राइट हैंड से करना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर्ल कीजिए, थंब कहां गया, नीचे। तो ए बी पर फोर्स जितना नीचे होगा, सी डी पर उतना ही फोर्स नीचे होगा, सॉरी उल्टा बोल गया, ए बी पर जितना फोर्स ऊपर होगा, सी डी पर उतना ही फोर्स नीचे होगा। करंट सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ओके। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है। चलिए आइए बी सी पर फोर्स के बारे में बात करें, कि फोर्स ऑन बी सी, ये जो बी टू सी वाला सेगमेंट है उस पर फोर्स। तो करंट है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू बी इंटू करंट आई इंटू एल इंटू साइन 90 1, और इस पर फोर्स कहां है,
तो बी से सी की तरफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल, थंब आ रहा है बाहर, यानी कि इस बीसी सेगमेंट पर फोर्स है बाहर। ठीक है, तो इस डीए सेगमेंट पर फोर्स कहां होगा? करंट है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, कर्ल किया ऐसा, थंब आ गया अंदर, इस पर फोर्स है अंदर। तो ये जो बीसी सेगमेंट है इस पर फोर्स है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और ये जो हमारा डीए सेगमेंट है इस पर भी फोर्स तो वही है BIL, लेकिन वो प्लेन के अंदर। आई होप इतनी सी बात सही है। तो ये जो फोर्सेस हैं, यही फोर्सेस इसको रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं जो एग्जांपल ले रहा था कि ये लूप ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। इस पर फोर्स कहां लग रहा है? बाहर। इस पर फोर्स कहां लग रहा है? बाहर। इस पर फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। तो ये ऐसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ठीक है, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, चलिए, तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूं ना कि ये जो ए बी सेगमेंट था उसको थोड़ा अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये था हमारे पास, दिस इज ए, दिस इज बी। करंट कहां है? करंट ऐसा है। ठीक है, करंट रहने दीजिए, करंट से हमें कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां? ऐसा। इसका एरिया वेक्टर कहां? ऐसा। एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो चूंकि बीसी सेगमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ है, तो मैं ये कह रहा था कि मैं पॉइंट बी पर या एंड बी पर भी फोर्स ऐसे बाहर की तरफ मान सकता हूं, फोर्स ऐसे बाहर की तरफ मान सकता हूं। और एंड ए पे जो फोर्स है वो फोर्स अंदर की तरफ मान सकता हूं। ठीक है, यदि मुझे इस पर टॉर्क लिखना है तो टॉर्क का एक्सप्रेशन मुझे पता है कि टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, यानी टॉर्क इज आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क इज आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। ये ठीक है, टॉर्क इज आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। चलिए, एफ क्या है? तो एफ तो हमारा हो गया बी इंटू आई इंटू लेंथ एल, और ये जो आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा एक्चुअली दोनों, मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं बेसिकली इसके लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोचिए। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन हमें चाहिए होगा। तो ये है परपेंडिकुलर सेपरेशन। ये लेंथ कितनी थी? ये वाली साइड बी थी ना, ये बी है। ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला भी एंगल कितना? 90 माइनस थीटा होगा। तो दिस इज बी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि दिस इज बी साइन थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है दैट इज बी साइन थीटा है। तो ये जो हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज BIL इंटू बी इंटू साइन थीटा है। तो ये तो एक टर्न की वजह से है, ऐसे ऐसे इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो n से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कितना आ गया? टॉर्क इज BI, ये L इंटू बी क्या होगा? तो L इंटू बी इसका एरिया होगा, इस लूप का एरिया, इस लूप का एरिया L इंटू बी है, इंटू एन इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या हो गया? टॉर्क इज BINA साइन थीटा। ऐसे ही याद रख लीजिएगा, टॉर्क इज बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। ठीक है, मतलब मैं अलग से कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। फिर से आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यही NIA तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता था, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? तो M इंटू बी इंटू साइन थीटा है, या वेक्टर एक्सप्रेशन इज M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर एक्सप्रेशन क्या है? M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट हम लोग एक दूसरे छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG फॉर शॉर्ट। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर आपने पहले जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी में आपने इसके बारे में तो सुन लिया था।
इसका कन्वर्जन जो है एमीटर और वोल्ट मीटर में, वो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? इसका तो आइडिया है ही सही, फिर से लिख लीजिए कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which can read small currents। ये करंट्स की ज्यादा बड़ी वैल्यू रीड नहीं करता है। करंट की यदि आपको बड़ी वैल्यू रीड करनी है तो क्या करना होता है? हाँ, करंट की कोई बड़ी वैल्यू यदि आपको रीड करना है तो क्या करना होता है बताइए? इसे कन्वर्ट करना होता है एमीटर में, है ना? ठीक, ये जो स्मॉल करंट है, तो स्मॉल करंट से मेरे कहने का मतलब है अप टू फ्यू मिली एम्पियर्स। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, इसका प्रिंसिपल पूछते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्रिंसिपल सिंपल ये है कि कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है और वो करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। ठीक है, उस पर एक टॉर्क काम करता है जो उसे रोटेट कराता है। तो करंट कैरिंग कॉइल experiences torque when kept in magnetic field। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जरा इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा। तो ऐसा है कि ये हमारे पास किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास किसी मैग्नेट का साउथ पोल है। मतलब जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है उससे हम लोगों ने एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन ग्रूव आउट कर लिया है, काट कर बाहर निकाल लिया है। जैसे ये एक बार के लिए मान लीजिए किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, तो यहां से एक हेमी स्फेरिकल या एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काट करके बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो रेडियल डायरेक्शन में क्रिएट किया जा सके। मतलब इस सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, वो ऐसा रेडियल डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? तो नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, जैसे बॉटल दीजिएगा, ये ऐसा, नेक्स्ट ये किया कि ये ऐसा हमारे पास एक सिलिंड्रिकल फ्रेम होता है। ये सिलिंड्रिकल फ्रेम भी जनरली कोई मेटालिक सरफेस मतलब मेटल का ही होता है। तो इसके ऊपर हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स ऐसे लपेट देते हैं। ठीक है, और ये n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स लपेट के इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, अंदर। मतलब ये ऐसे रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ये वायर्स ऐसे लपेटा हुआ है इसके ऊपर। समझ गए? फिर इसके टॉप से हम लोग अटैच कर देते हैं एक निडल। तो उसमें जब करंट फ्लो होगा, वो जो n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स जो आपने इसके ऊपर लपेटा है, तो वो एक लूप बन गया। वो लूप कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इससे जब करंट फ्लो होगा तो इस पर टॉर्क काम करेगा, टॉर्क काम करेगा तो ये रोटेट करेगा। इतनी बात सही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये था हमारे पास एक सिलिंड्रिकल फ्रेम। इस फ्रेम के ऊपर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स, और ये हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डाल दिया तो ये अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो वायर्स के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके टॉप से कनेक्टेड एक ऐसा पॉइंटर, और ये यहां पर स्केल बना देते हैं। ठीक है,
फिर आप बोलेंगे यहां तक वाली बात तो सही है कि इसमें जब करंट फ्लो होगा, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इस पर टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क काम करेगा तो ये रोटेट करेगा कैसे, बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट करेगा, है ना, 360 डिग्री रोटेट करेगा। भाई कितना टॉर्क काम करेगा एक बार के लिए उसका एक्सप्रेशन बना लें। यदि मैं बोलूं कि टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू करंट, तो ये हम लोगों ने अभी अभी लिखा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन ऑफ थीटा होता है। लेकिन ये जो हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना, तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पे ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस प्लेन से ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का फायदा ये हुआ कि जो थीटा है वो 90 है, तो इस कॉइल पर जो करंट का टॉर्क है उसकी वैल्यू BINA के बराबर है। ठीक है, तो ये टॉर्क इसे क्या करेगा, ये टॉर्क इसे बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट कराएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर करंट के लिए निडल एक पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो फिर रुक जाए, तो उसको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये टॉर्क तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे पंखा घूम रहा है उसी तरीके से ये घुमा देगा। हमें क्या चाहिए, जैसे करंट 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर के लिए करंट निडल यहां से यहां तक जाए फिर रुक जाए, तो इसको कोई एंटी टॉर्क प्रोवाइड करने वाला तो होना चाहिए ना। तो वो एंटी टॉर्क प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं एक इसके टॉप से ऐसी एक स्प्रिंग लगाकर, ये कैसे स्प्रिंग लगा देते हैं, और इसके बॉटम से एक ऐसे स्प्रिंग लगा देते हैं। इन स्प्रिंग्स का काम क्या है, तो ये सुनिएगा कि जैसे ये निडल ऐसा है, करंट आपने फ्लो कराया, तो करंट की वजह से मान लेते हैं इस सेंस में एक टॉर्क बना है, इस सेंस में एक टॉर्क बना है। तो ये जो निडल सॉरी ये जो बॉटम या टॉप पर कनेक्टेड जो स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग या तो इलोंगेट हो जाएगा या नहीं तो कंप्रेस हो जाएगा। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगा ना। जैसे ही फिर से सुनिए, जैसे इसमें करंट आया, टॉर्क बना, रोटेट हुआ, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन आएगा। स्प्रिंग या तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी। तो स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा एक एंटी टॉर्क। स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा, एक एंटी। भाई याद नहीं आ रहा है तो ये देखिए कि जैसे आपके पास जब ऐसे ऐसे एक लीनियर स्प्रिंग होता था, तो इस स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। या इस स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फिर से रीस्टोरिंग फोर्स उस कंप्रेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। तो यदि ये बॉटम पर कनेक्टेड स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हुआ है तो ये उससे ऑपोजिट सेंस में एक टॉर्क बनाएगा, है ना। और हम लोग ये लिखते हैं कि एंटी टॉर्क फॉर्म्ड बाय स्प्रिंग, वो कितना है, तो एंटी टॉर्क बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ फाई। या चलिए K नहीं लिखता हूं, इसको C लिख देता हूं, C टाइम्स ऑफ फाई। C क्या है, C है टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। फाई क्या है, फाई है डिफ्लेक्टिंग एंगल, फाई इज डिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, इतनी बात सही है क्या। तो मैं ये कह रहा था कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो चलिए मैं इधर ही लिख देता हूं कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। तो इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम टॉर्क इन स्प्रिंग या टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग विल बी सेम एज टॉर्क इन द कॉइल ड्यू टू करंट। दोनों के टॉर्क एक दूसरे से अपोजिट सेंस में होंगे, इक्विलिब्रियम पर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो जाएगा, तो निडल रुक जाएगी। ठीक है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि दिस BIN इंटू A इज C टाइम्स ऑफ फाई। ठीक है,
तो करंट आई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी एन ए टाइम्स ऑफ फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिगर इरेज कर दू ना, C डिवाइडेड बाय बी एन ए इंटू फाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल फाई है। जितना ज्यादा बड़ा करंट उतना बड़ा डिफ्लेक्टिंग एंगल फाई। ठीक है, ठीक। यहां पर हम लोग दो छोटे छोटे टर्म्स और डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला टर्म है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी सिंपली कहने का मतलब होता है कि एक 1 यूनिट करंट जब आपके गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है तो उस समय इसमें प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन कितना है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, बताइए क्या होगा फॉर्मूला। तो डिफ्लेक्शन फाई आप क्या लिखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू बी आई एन ए बाई सी बाई आई से आई निपट गया, तो करंट सेंसिटिविटी इज बी ए एन बाई सी होता है। ठीक है, ये है करंट सेंसिटिविटी। चलिए, करंट सेंसिटिविटी का मतलब समझ आ गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन कर लें। इधर से मैं थोड़ा सा स्पेस इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज VS। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो उस समय जो उसमें डिफ्लेक्शन आया है वही आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये डिफ्लेक्शन फाई, V की बजाय क्या लिख देंगे I इंटू आर। तो आप बोलेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो हमारा क्या था, करंट सेंसिटिविटी था। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R होता है। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इज BAN बाई CR। तो इसमें ऐसे स्कूल लेवल के एग्जाम पे या फिर CBSE ICSE में इवन ये सवाल काफी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि आपने किसी गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दिया, करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दिया, तो इस ऐसा हो सकता है कि उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। आपने किसी गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया तो इट इज पॉसिबल कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा। एग्जैक्टली तो यदि आप करंट सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। यदि आप करंट सेंसिटिविटी एरिया बढ़ाकर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। यदि आप करंट सेंसिटिविटी n बढ़ाकर बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर बढ़ाएंगे, तो हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस भी सेम रेशियो में बढ़ जाए, है ना, और n बाई आर कांस्टेंट रह जाए, तो हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। लेकिन यदि आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं C को कम करके, फिर तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। तो करंट सेंसिटिविटी यदि आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस कॉइल का बढ़ गया, और N और R क्या हो गया, हो सकता है सेम हो गया हो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। ठीक है,